दोस्तों, इस कहानी की दूसरी चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन प्लीज़ कहानी सुनने से पहले जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जहाँ सार्थक, अद्विक और समिता जी के साथ सहज हो गया था, वहीं आकृति अभी भी अद्विक से ठीक से बात नहीं करती थी। पर वो चाह कर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। वो इतने समय बाद भी आकृति उसे समझ नहीं पाई। अद्विक कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता कि उस पर गुस्सा करने के बाद आकृति को बुरा लगता, और कभी ऐसी हरकतें कर देता कि उसका मन खिन्न हो जाता। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस चीज़ में एक अच्छी बात हुई थी कि आकृति को अद्विक की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पे अपनी जगह से खिसक कर अद्विक के सीने पे सिर रखकर सोना हो, या फिर उसके सिंदूर लगाना भूल जाने पर रोज़ अपने हाथों से उसकी मांग भरना हो, या फिर समिता जी की खुशी के लिए रोज़ रात को देर तक जाकर अद्विक का इंतज़ार करना हो, उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। या कहें कि उसे अब ये सब बुरा नहीं लगता था, या शायद अच्छा लगने लगा था। इस बीच समिता जी ने अद्विक आकृति की एक शादी की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी। शहर का हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन, नेता, मीडिया उस पार्टी में शामिल था। होता भी क्यों नहीं, शहर के टॉप होटल का मालिक था वो। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया था उसने। उस दिन के बाद प्रतीक ने आकृति से कई बार मिलने की कोशिश की, पर अद्विक के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाया। एक दिन सुबह सुबह अद्विक ऑफिस चला गया था और आकृति अपने कमरे को सही कर रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आई। वो अपना काम छोड़ के नीचे आई तो देखा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? आकृति काफ़ी हैरान थी उनके यहाँ आने से। अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तो अपनी माँ को भूल ही गई। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। सुनंदा ने आकृति को कस के गले लगा लिया था। क्या कर रही हैं आप? दम घुट रहा है मेरा। आकृति उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें पता है, जब से तुम आई हो संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। अपनी बातों में हद से ज़्यादा चाशनी घोलते हुए बोली। दिख रहा है, आकृति उनके पीछे झांकते हुए कही। जहाँ एक 10-11 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से फल उठाकर खा रहा था, सुनंदा पीछे घूमकर संस्कार को गुस्से से घूरने लगी। कौन है बेटा? समिता जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे समधन जी, मैं हूँ, आपकी इकलौती समधन। सुनंदा उनके गले लगते हुए बोली। जी, खुशी हुई आपसे मिलकर, उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। असल में तो उन्हें खीज हो रही थी उनसे इस तरह से चिपकने से। तो अद्विक जी कहाँ हैं? आकृति की सौतेली बहन काम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। जीजू हैं वो तुम्हारे, तो ज़रा अदब से बात करो, समझी? आकृति ने 2 टोक कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगी। जिस लड़की की उनके सामने जबान तक नहीं खुलती थी, वो शादी के महीने भर बाद ही ऐसे सामने से जवाब दे रही थी। सुनंदा ने काम्या को इशारा किया तो वो मुस्कुरा कर कही। ओह सॉरी दी, जीजू कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, आकृति ने कहा। कब तक आएंगे? काम्या तुरंत बोली। तुम्हारे जाने के बाद, आकृति ने जवाब दिया। तो दोनों माँ बेटी खिसिया गई और समिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आई बहन जी बैठिए ना। समिता जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो दोनों लपक कर नरम मुलायम सोफे पे पसर गई। समिता जी ने आकृति को इशारा किया तो किचन में चली गई। कही बहन जी, कैसे आना हुआ? समिता जी ने औपचारिकता बस पूछा। कुछ नहीं समधन जी, बस आप सबसे मिलने का मन किया तो आ गई। सुनंदा ने सीखे निपोरते हुए कहा। जी बहुत अच्छा किया। सुनंदा और उसकी बेटी पूरे घर को देख रही थी। हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी। सब सामान देखने से ही काफ़ी महंगे लग रहे थे, और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। कुछ देर बाद आकृति नौकरों के साथ चाय नाश्ता लेकर आई। तीनों माँ बेटे ने जमकर खूब ठूंसा।
अब आपको जाना चाहिए, पापा घर आ गए होंगे। आकृति ने कहा तो तीनों मन मार कर जाने के लिए तैयार हो गई। समिता जी उन्हें भेंट देने लगी तो आकृति ने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग बेटी के घर से कुछ नहीं लेकर जाते, ऐसी परंपरा है उनके परिवार में। मजबूरी भी उन्हें आकृति की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और मन महसूस कर वहाँ से जाना पड़ा। रात को अद्विक घर आया तो देखा आकृति डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए सो रही थी। शायद उसका इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसे देखकर अद्विक की होंठों पे मुस्कान फैल गई। वो बिना आवाज़ की अपने कमरे में चला गया और फिर सोकर नीचे आ गया। फिर चुपचाप किचन में जाकर खाना गर्म करके बाहर ले आया। आकृति उठो, उसने उसे कंधे से पकड़कर हल्का सा हिलाया तो आकृति ने आंखें खोल के उसे देखा। सॉरी, वो पता नहीं कैसे मैं सो गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, आकृति ने उठते हुए कहा। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बैठाकर बोला, यहाँ बैठो चुपचाप। मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे? नहीं तो मैं क्यों डरने लगी तुमसे? आकृति अपने चेहरे पर उभरी घबराहट को छिपाते हुए बोली। तो फिर भागती क्यों रहती हो तुम मुझसे? अद्विक ने फिर पूछा। मैं खाना लेने जा रही थी। आकृति बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। अद्विक का इस तरह से बात करना उसके मन में डर पैदा कर रहा था। खाना ले आया हूँ मैं, ये देखो। अद्विक ने प्लेट की ओर इशारा किया तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। तुमने खाया? ये लो, मेरे हाथ से भी खाओ, अद्विक ने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर पाई। उसने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया। तो क्या किया आज पूरा दिन? अद्विक ने पूछा तो उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार, तब जब किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था, वरना तो किसी को उससे कभी कोई मतलब नहीं था। आज तक शायद प्रतीक ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा कि उसका दिन कैसा गया, वो ठीक है ना, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वो बस आता और अपनी सुना कर चला जाता। उसका जब मन होता था तब वो उसके साथ टाइम बिताता, वरना तो पूरा दिन कॉल भी नहीं करता था। पापा की बीवी आई थी अपने बच्चों के साथ। आकृति के लहजे में करवाहट पसर गई थी। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, अद्विक ने कहा तो आकृति उत्सुकता बस से उसे देखने लगी। देखो, तुम चाहे कितनी भी बदतमीज हो, कितनी भी लड़ाका हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, कसम से। आकृति जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, ये सब सुनकर उसने गुस्से में एक घुसा अद्विक के कंधे पर जमा दिया। जालिम बीवी, अद्विक अपना कंधा सहलाते हुए बोला। तुम ना दुष्ट हो बहुत ज़्यादा, आकृति चिढ़कर बोली। अच्छा, सॉरी, बट सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम, अद्विक ने कहा तो आकृति खुश हो गई। अरे, खाने से याद आया, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था मेरे पास। क्या? आकृति जल्दी से बोली। कमरे में चलो बताता हूँ, अद्विक ने कहा तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अद्विक को घूरने लगी। अरे पागल औरत, कमरे में रखा हुआ है तुम्हारा सरप्राइज़, क्या हर टाइम दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है? अद्विक ने कहा तो आकृति ने झेप कर अपना चेहरा घुमा लिया। मैं बर्तन रख कर आती हूँ, कहकर वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। अद्विक भी हंसते हुए कमरे में आ गया। तुम्हारी चाय, आकृति ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अद्विक को आदत थी सोने से पहले चाय पीने की, और उसके साथ रहते रहते आकृति को भी ये आदत लग गई थी। अद्विक ने कप उठाते हुए एक एनवलप उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति ने वो एनवलप खोल के देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से अद्विक के गले लग गई। अद्विक ने एक एनवलप उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति ने वो एनवलप खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से अद्विक के गले लग गई। उसे अचानक से गले लगने से अद्विक शॉक्ड रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पे मुस्कान उतर आई। उसने आकृति को अपनी बाहों में कसने के लिए हाथ उठा गए, पर फिर कुछ सोचकर वापस नीचे कर लिए और शांत खड़ा रहकर
उसके एहसास को अपने भीतर समाने लगा। थोड़ी देर बाद आकृति को एहसास हुआ कि वो अद्विक के गले लगी हुई है, तो वो झेपती हुई उससे दूर हट गई। सॉरी, वो अचानक से सॉरी। ओह, अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा, अद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आकृति उसे देखती रह गई। ये बताओ, पसंद आया सरप्राइज़? अद्विक उसकी झेप मिटाते हुए बोला। बहुत 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 ज़्यादा। तुम्हें पता है मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस शेफ़ बनूं। थैंक यू सो मच। नो यू आर द बेस्ट, आकृति ने उस फॉर्म को देखते हुए कहा। ये आई नो, अद्विक हंसकर बोला। तो आकृति भी हंस पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में तो मैंने बस कहते कहते वो शांत हो गई। एक बार तुमने ही तो बताया था, अद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। तुम्हें वो भी याद था? आकृति काफ़ी हैरान थी। तुम्हारी कही कोई बात कभी भूला हूँ क्या मैं, जो भूल जाता? अद्विक ने कहा। तो आकृति सोच में पड़ गई। उसकी सालों पहले मजाक में कही गई बात भी उसे आज तक याद थी, यहाँ तक कि वो उसके सपने को पूरा भी करना चाहता था। उसने एक बार प्रतीक से इस बारे में जिक्र किया था और उसने ये कहकर टाल दिया था कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है कमाने के लिए। और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आकृति बाहर जाकर काम करे। आकृति ने चाहते हुए भी अद्विक और प्रतीक को कंपेयर करने लगी थी, जिसमें हर कसौटी पर अद्विक ही खरा उतर रहा था। अद्विक हर चीज़ में प्रतीक से बेहतर था, पर उसने गलत किया है उसके साथ, उसे उसके प्यार से दूर करके। आकृति के अंतर मन से आवाज़ आई। उसका मन कड़वा हो गया। तुम फिर कहाँ खो गई, क्या सोचने लगी? अद्विक ने उसे पुकारा तो वो वर्तमान में लौटी। नहीं, कुछ नहीं, मेरे बारे में सोच रही थी ना। मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास, अद्विक ने शरारत से कहा। तो आकृति उसे घूरने लगी। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम। इंसान को हार्ट अटैक आ जाए खुशी से, पर मुझ पर रहम करो, मेरे मासूम से दिल पे तरस खाओ। अभी इसको अटैक की कोई ज़रूरत नहीं है, अद्विक नौटंकी कहते हुए बोला। तो आकृति को हंसी आ गई। सच में तुम दुष्ट हो, तुम वो भी बड़े वाली, आकृति हंसते हुए बोली। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। अब इस दुष्ट को पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, अद्विक सरगोशी से बोला। तो आकृति उसके कंधे पर मार कर बोली। सो जाओ चुपचाप, आए बड़े दुष्ट कहीं के। अद्विक को 5 मिनट नहीं लगी थी उसका मूड ठीक करने में। हर बार ऐसा ही होता, जब भी आकृति उदास होती, अद्विक ऐसे ही ऊट पटांग बातें करके उसका मूड ठीक कर देता। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट का टेस्ट देने? अद्विक ने हंसते हुए कहा। आकृति ने उसे देखा तो बोला। अरे देखो, बेशक तुम मेरी बीवी हो, पर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ, तो किसी के साथ गलत ना हो, इसीलिए टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो कल रेडी रहना, ओके, अद्विक ने कहा। तो आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड नाइट बोलकर लेट गई। कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में समा गई। दोस्तों, मेरे मुंह में ना बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ी बहुत आप लोगों को मतलब मेरी आवाज़ में दिक्कत लगे तो प्लीज़ समझिएगा, छालों की वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। चलिए फिर अब देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन अद्विक आकृति को लेके अपने होटल चला गया। वो काफ़ी खुश थी। आज आखिर उसका बचपन का सपना पूरा होने से सिर्फ एक कदम की दूरी थी। अद्विक ने उसका हाथ थामा और अंदर आ गया, जहाँ कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, और हर साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट एंट्री होने वाली है, और वो
कंटेस्टेंट हैं मिसेस आकृति अद्विक सिंह शेखावत। अद्विक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि सब जानते थे कि अद्विक की शादी आकृति से हुई है, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके आकृति अद्विक सिंह शेखावत बुलाने पर अद्विक ने आकृति का नाम पुकारा तो आकृति उसके पीछे से निकलकर सामने आई। एक नीले रंग की साड़ी में सिंपल से लुक में कहर ढा रही थी वो। वहाँ मौजूद हर लड़की की नज़र उस पर जमी हुई थी। उन्हें अद्विक से जलन हो रही थी और लड़कियों को भी, उन्हें भी आकृति से जलन हो रही थी। आखिर ज़्यादातर सोच कर आई थी कि इस कंपटीशन के बहाने वो अद्विक के करीब जाएंगी, पर आकृति ने आकर सबके सपने पे पानी फेर दिया। सो गाइस, ये है नए कंटेस्टेंट। अद्विक ने आकृति को देखते हुए कहा, पर मिस्टर शेखावत, ऐसे तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक कंटेस्टेंट ने कहा, जी नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ। मेरा कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। जो जजेस को जो बेस्ट लगेगा वही होगा टेस्ट का विनर। और कोई क्वेश्चन? अद्विक ने कहा तो सबने नाम ही सिर हिला दिया। वहीं आकृति एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है क्या। कभी इतना बुरा कि कोई नफरत करने पे मजबूर हो जाए, तो कभी इतना अच्छा कि कोई चाह कर भी इससे नफरत ना कर पाए। आखिर है क्या ये? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान? ऑल द बेस्ट। अद्विक की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने अद्विक को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वहीं पास खड़े फोटोग्राफर ने इस मोमेंट को तस्वीर में कैद कर लिया। आखिर उन्हें भी तो अपने चैनल के लिए कुछ मसाला चाहिए था। अद्विक ने दोबारा उसे ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति उसे थैंक यू बोलकर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। अद्विक ने उसे थम्स अप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। अद्विक ने दोबारा उसे ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति उसे थैंक यू बोलकर अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। अद्विक ने उसे थम्स अप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। सभी को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और हर कोई अपनी पसंद की कोई भी डिश बना सकता था। सब जल्दी जल्दी अपना टास्क पूरा करने में लग गए। ये पूरा कंपटीशन लाइव शो किया जा रहा था। अद्विक ऑडियंस सेक्शन में बैठा मुकाबले का लुत्फ उठा रहा था। साथ ही उसकी नज़रें बार बार आकृति पर बनी हुई थी। बीच बीच में आकृति भी नज़रें उठा के उसे देख लेती। बदले में अद्विक अपनी मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल देता और आकृति झेप कर वापस अपने काम में जुट जाती। उसकी इस हरकत पर अद्विक फिर से खुलकर मुस्कुरा उठा। सब बड़ी तल्लीनता से खाना बनाने में जुट गए थे। बीच बीच में जजेस अपनी जगह से उठकर सभी कंटेस्टेंट ने आपस जाकर चेक कर आती कि वो लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, एंकर ने कहा तो सब और तेज़ी से अपने हाथ चलाने लगी। कुछ देर बाद आकृति ने प्लेटिंग शुरू की और जल्दी ही ख़त्म करके शांत खड़ी हो गई और अद्विक की ओर देखा। अद्विक ने इशारे भी पूछा तो उसने पलकें झपकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो अद्विक के होठों पे हंसी खेल गई। ओके, टाइम अप, एंकर ने कहा तो सबके हाथ रुक गए। ज़्यादातर ने अपना काम ख़त्म कर लिया था। कुछ थे जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो लोग फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गए थे। जजेस ने सबको अपनी अपनी डिशेस लाने को कहा। एक एक करके सब अपनी अपनी डिश प्रेजेंट करने लगे। सबसे आखिर में आकृति अपनी डिश को लेकर आई और प्लेट को टेबल पर रख कर खड़ी हो गई। लुकिंग डिलीशियस। सो मिसेस शेखावत, आपने क्या बनाया है? एक जज ने पूछा। सर, मैंने तवा भिंडी, रोटी और ब्रेड खीर बनाई है, आकृति ने जवाब दिया। कोई ख़ास वजह बनाने की? दूसरे जज ने पूछा। जी, ये खाना अक्सर मेरी माँ बनाया करती थी। मेरी माँ का पसंदीदा खाना था और मैं अपनी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी। बस इसीलिए मैंने ये बनाया।
आकृति ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके जवाब से सभी जज काफ़ी प्रभावित नजर आई। बातें तो काफ़ी अच्छी कहती हैं आप, अब देखते हैं खाना भी अच्छा बनाती हैं कि नहीं, एक जज ने कहा। तो आकृति की घबराहट बढ़ गई। उसने अद्विक की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। एक जज ने एक कौर तोड़ के खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, पर किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दी। उनके ऐसे एक्सप्रेशनल एक्सप्रेस एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर उसे और ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, एंकर ने कहा। तो सबकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़ के एक डिशेस बनाई जो वाकई बेहतरीन थी, मगर अगले राउंड के लिए हमें सिर्फ 6 कंटेस्टेंट चाहिए। तो अगले राउंड में जाने वाले हैं नवीन शर्मा, अरमान मिश्रा, वर्षा सिंह, सना खान, सिद्धार्थ सक्सेना एंड लास्ट। कहकर जज शांत हो गए। आकृति और अद्विक दोनों की ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ना जाने जजेस क्या फैसला लेने वाली थी। और मिसेस आकृति अद्विक सिंह शेखावत। जज ने जैसे ही आकृति का नाम लिया, अद्विक खुशी से उछल पड़ा। वहीं आकृति एक जगह जड़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो अगले राउंड में जा चुकी थी। इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कंग्रेचुलेसन मिसेस शेखावत। एक जज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो जैसे नींद से जागी। उसने जज से हाथ मिलाया और उन्हें थैंक यू बोला। जज सबको अगले राउंड के लिए तैयार करने के लिए वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद अद्विक आकृति के पास आया और उसे बधाई दी। धीरे धीरे सभी राउंड पूरे हुए और फर्स्ट राउंड की तरह हर राउंड की विनर आकृति ही थी। रूल्स के मुताबिक आकृति को 2 लाख रुपए और अद्विक के होटल में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो बहुत खुश थी और उससे भी ज़्यादा खुश था अद्विक। खुश हो? अद्विक ने पूछा। बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, आकृति मुस्कुराई। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए, अद्विक मुस्कुराते हुए बोला। क्या क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने घबराते हुए पूछा। अद्विक ने कुछ पल उसे गहरी नज़रों से देखा, फिर बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अद्विक की बात सुनकर आकृति ने उसे देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। अचानक से उसके मन में एक सवाल कौंधा, दोस्त? क्या हम सच में अब दोस्त भी नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती ख़त्म की थी। बिल्कुल सही किया था तूने, तुझे तेरे प्यार से दूर किया था उसने, उसके लिए यही सज़ा है। उसके दिमाग से आवाज़ आई, पर उसने हमेशा तेरा और तेरे भाई का ख्याल रखा, कभी तुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा। और तो और तेरा सपना तक सच कर रहा है। वो इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे उसकी दोस्त भी वापस नहीं मिल सकती? उसके दिल ने कहा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी इस फैसले के साथ। दिमाग ने अपनी दलील दी, इस इंसान के साथ रहते तो दुखी कब हुई थी? दिल ने फिर कहा, तू प्रतीक से प्यार करती है, इससे दोस्ती करके तू क्या उसके साथ गलत नहीं कर रही? वो उम्मीद पाले बैठा होगा कि तू वापस उसके पास आएगी। दिमाग ने फिर कहा, क्या तू भी अब उसके पास वापस जाने की उम्मीद पाले बैठी है? पिछले एक महीने में कितनी बार तुझे प्रतीक की याद आई? कितनी बार अद्विक को तेरे जहन से निकाल कर प्रतीक ने जगह बनाई है? दिल ने कहा। तो आकृति का दिमाग शांत पड़ गया। सही ही तो है। इन दिनों मुश्किल से 1-2 बार प्रतीक उसके जहन में आया था, वो भी तब जब वो अकेली थी। अद्विक के साथ रहते वो चाह कर भी किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाती। अरे तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? जवाब दो ना मेरे सवाल का। अद्विक की आवाज़ सुनकर आकृति जैसे नींद से जागी। फ्रेंड्स, आकृति ने अद्विक की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। तो अद्विक की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से आकृति का हाथ थाम लिया। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खा कर कहते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे, अद्विक ने मुंह बना के कहा। तो आकृति की हंसी छूट गई। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से।
आकृति ने कहा तो अद्विक खुश हो गया। चली। अद्विक ने अपना हाथ आकृति की ओर बढ़ाया तो उसने कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। अद्विक ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों वहाँ से निकल गए। क्या खाना पसंद करोगे? आकृति ने पूछा। दोनों इस वक्त एक पंजाबी ढाबे पे बैठे हुए थे, क्योंकि दोनों को ही किसी महंगे रेस्टोरेंट से ज़्यादा ढाबे का खाना पसंद था। आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं, अद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखती रह गई। एक बार फिर से उसका दिमाग प्रतीक और अद्विक को कंपेयर करने लगा था, और इस बार भी हमेशा की तरह अद्विक ही बेहतर था हर तरह से। प्रतीक ने कभी उसकी पसंद को तवज्जो नहीं दी थी। उसे सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए होता था, फिर चाहे वो खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, यहाँ तक कि आकृति कब कैसे कपड़े पहनेगी, सब कुछ प्रतीक ही तय करता था। तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? हाँ, कुछ नहीं। क्या हुआ? आकृति अचानक से नींद से जागी हो। ऑर्डर दो। कब से खड़े हैं ये? अद्विक ने पास खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। आकृति ने खुद को शांत किया और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद खाना उनकी टेबल पर था। खाना खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में अद्विक ने सार्थक के लिए कुछ चॉकलेट और एक फैमिली पैक आइसक्रीम का बॉक्स लिया। घर पहुंचकर अद्विक ने चॉकलेट सार्थक को दी, जिसे पाकर सार्थक खुशी से झूम उठा। अद्विक आइसक्रीम समिता जी को पकड़ाकर रूम में चला गया। मुबारक हो बेटा, आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, समिता जी ने उसका माथा चूम के कहा तो वो भावुक होकर उनके गले लग गई। कुछ देर बाद अद्विक नीचे आया और सब बातें कहते हुए आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह अद्विक होटल के लिए निकल रहा था। आकृति अभी कुछ दिन बाद ज्वाइन करने वाली थी, तभी अद्विक का फ़ोन बजा। हे परी, क्या बात है? आज तो बड़े लोगों ने याद किया है, हमारे तो भाग्य खुल गए, अद्विक ने हंसकर कहा। छोटे लोग तो याद करते नहीं, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। तू कभी नहीं सुधर सकती ना? अद्विक बोला। कभी नहीं। अच्छा बता, क्यों कॉल किया था? अद्विक ने पूछा। यार, कॉलेज में गेट टुगेदर रखा है, सब आएंगे, तू भी आना आकृति के साथ, परिधि ने कहा तो अद्विक शांत पड़ गया। क्या हुआ? मैं आकृति से पता करके बताता हूँ, मतलब तू जानती है ना, तो शायद वो ना आ पाए, अद्विक ने शांति से कहा। आदि, तेरे और आकृति के बीच सब ठीक है ना? मतलब जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों खुश हो ना? और आकृति, उसने सब एक्सेप्ट कर लिया ना? परिधि दोनों के बारे में सब जानती थी, वो अद्विक की बेस्ट फ्रेंड थी। अद्विक कभी उससे कुछ नहीं छिपाता था, इसीलिए उसे फिक्र हो रही थी। हाँ, सब ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से तो मैं कभी जाने नहीं दूंगा, उस प्रतीक के पास तो बिल्कुल नहीं। उसे वापस भेजने के लिए शादी नहीं की थी उससे, एक ना एक दिन वो उसे भूल ही जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मेरे साथ खुश रहने लगी है, जल्दी ही मुझे अपना भी लेगी, अद्विक ने बिना किसी भाव के कहा। वो बात कहते हुए जैसे ही पलटा तो उसकी नज़र गेट पर खड़ी आकृति पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। आकृति, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो परी का फ़ोन है, बात करो। उसे देखकर अद्विक ने बात बदल दी। वहीं परी का नाम सुनकर न जाने क्यों आकृति का मन खिन्न हो गया। उसने भारी मन से फ़ोन पकड़ लिया। हेलो। हे आकृति, कैसी हो तुम? परिधि ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने जवाब दिया। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर परिधि ने दोनों को ज़रूर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। आकृति, वो रेडी हो जाऊंगी मैं टाइम से, कहकर वो बाहर निकल गई। अद्विक उसे जाते हुए देखता रह गया। वो जानता था कि आकृति ने उसकी बात सुन ली थी। उसने मिरर में आकृति को आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर वो सब बोला था, क्योंकि वो जानता था कि आकृति वहाँ जाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसीलिए उसने उसे जानबूझ के गुस्सा दिलाया था। अद्विक हल्का सा मुस्कुरा के रूम से निकल गया, फिर वापस आकर चिल्लाया, आकृति, मेरी वॉच कहाँ है? आकृति नीचे किचन में खाना बना रही थी। अद्विक की आवाज़ सुनकर उसे
चिढ़ मच गई थी, लेकिन समिता जी को देखकर वो शांत पड़ गई। मैं आती हूँ माँ, आकृति ने कहा तो समिता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आकृति कमरे में आई और बेड पे घड़ी, रुमाल, फाइल सब अद्विक के हाथ में पकड़ा दिया और बाहर निकलने लगी। आकृति अद्विक ने फिर से उसे पुकारा। अब क्या है, उसने पलट कर कहा। ये, अद्विक ने अपने हाथ में पकड़ा बटन दिखाते हुए कहा। उसे देखकर आकृति का गुस्सा आसमान छू गया। दूसरी शर्ट पहन लो, वो अपना खुद को शांत करते हुए बोली। पर मुझे यही शर्ट पहननी है, तुम जल्दी आकर बटन लगा दो। अद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैं नहीं लगा रही, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, समझी। कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो अद्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आकृति सीधा उसके सीने से जा टकराई। अद्विक उसे अपनी बाहों में भरकर बोला। बात सुनो, नौकर नहीं हो, बीवी तो हो ना, तो चुपचाप करो ये, बिना कोई नखरे किए हुए। और आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मना किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी। लगाओ चुपचाप। कहकर उसने आकृति को झटके से छोड़ दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने चुपचाप कपबोर्ड से सुई धागा निकाला और उसकी शर्ट में बटन टाँकने लगी। अद्विक बड़े प्यार से इसे निहारने लगा। आकृति की गर्म सांसें उसके सीने पे पड़ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। फिर भी वो खुद को संयत करने की कोशिश कर रहा था। हो गया, कहते हुए आकृति उससे दूर हट गई। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहती तो पक्का वो कुछ खता कर बैठता। ये लो, कल पार्टी में ये पहन लेना। अद्विक ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास कपड़े हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। आकृति ने किसी भाव की जवाब दिया। तुम्हें कल ही समझाया था ना मैंने कि मुझे किसी बात के लिए मना मत करना। समझ में नहीं आता तुम्हें, लगता है तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। अद्विक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं नहीं, समझ गई मैं, यही पहन लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए आकृति ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। गुड गर्ल। अद्विक ने उसके गाल थपथपाए और कमरे से बाहर निकल गया। क्रूर सिंह, तुम्हें तो देख लूँगी मैं। अद्विक सिंह शेखावत। आकृति बड़बड़ाते हुए अलमारी में कपड़े रख रही थी। कपड़े रखकर वो जैसे ही पलटी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अद्विक दरवाजे से टेक लगाए उसे ही घूर रहा था। वो अपना लैपटॉप लेने आया था, पर आकृति की बड़बड़ाहट सुनकर दरवाजे पे ही रुक गया। उसे देखकर आकृति की सांसें मानो रुक गई थी। क्या कहा तुमने मुझे? अद्विक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं। आकृति डर के पीछे होने लगी। नहीं, कुछ तो कहा था तुमने, एक बार फिर बोलो जरा। अद्विक ने उसे घूरा। उसके घूरने से आकृति अलमारी से चिपक गई। अद्विक ने उसको दोनों ओर हाथ रखकर उसे वहीं ब्लॉक कर दिया। मैंने सच में कुछ नहीं कहा, सच्ची। आकृति बुरी तरह घबरा चुकी थी और उससे ऐसे देखकर अद्विक को बहुत मज़ा आ रहा था। वो अभी उसे और परेशान करता अगर समिता जी कमरे में नहीं आती। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। कहते हुए समिता जी वापस मुड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर अद्विक एकदम आकृति से दूर हट गया। वहीं आकृति शर्म से लाल हो चुकी थी। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको? अद्विक ने बाहर आते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तू बहुत बिजी है, मैं खुद से चली जाऊंगी। समिता जी अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्या माँ, आप भी चलिए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं चाबी लेकर आता हूँ, चलिए आप। अद्विक झेपते हुए कमरे में चला गया और समिता जी हंसते हुए नीचे। तुम्हें जरा सी अकल वकल है कि नहीं? अब माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम कितने बेशर्म हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आकृति को ध्यान ही नहीं रहा कि वो गुस्से में क्या बोल गई। उसकी बात पर अद्विक शरारत से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर आकृति ने अपनी बात पर ध्यान दिया तो शर्म से लाल हो गई। उसने अद्विक को कमरे से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर दिया और खुद गेट से लगकर खड़ी हो गई। अद्विक अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वहाँ से चला गया।
आकृति क्या कहती है तो जबान पे काबू रखा कर क्या सोच रहा होगा वो, कुछ भी बोल देती है। आकृति ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा, आज रात समिता जी वहीं रुकने वाली थी तो अद्विक उन्हें छोड़कर वापस आ गया। जब तक वो आया आकृति डिनर बना चुकी थी और सार्थक खाना खाकर सोने जा चुका था। अद्विक फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया। आकृति अभी भी खड़ी हुई थी। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो और खाना खाओ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। आकृति अभी भी घबरा रही थी। बैठो चुपचाप। अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पे बिठा दिया। खाओ, वो उसकी ओर निवाला बढ़ाकर प्यार से बोला तो आकृति ना नहीं कर पाई और उसने उसके हाथ से निवाला खा लिया। आकृति, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेशक मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी सहमति के बिना मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी मजबूर करूँगा अपने करीब आने के लिए। तुम्हें पता है ना, तुम मुझे देखकर ऐसे डर जाती हो तो बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत किया करो। मेरे साथ रहते हुए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है असहज होने की। अद्विक उसे खाना खिलाने के साथ साथ उससे बातें भी करता जा रहा था। आकृति खाना खाते हुए एकटक उसे देख रही थी। खुद के लिए कितना प्यार महसूस कर रही थी वो उसकी आंखों में, जो उसने कभी प्रतीक की आंखों में महसूस नहीं किया था। प्रतीक उससे हर रोज़ बोलकर अपना प्यार जताता था, कभी कोई सरप्राइज़ देकर तो कभी कोई महंगा गिफ्ट देकर, जो उसने कभी नहीं लिए उससे। पर उसकी आंखों में कभी ऐसा प्यार नहीं दिखाई दिया था उसे, जो उसे अद्विक की आंखों में दिखाई दे रहा था। आकृति, मैं तुम्हारे और प्रतीक के बारे में सब जानता था, हमेशा से ही जानता हूँ। आज भी तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हो और शायद अभी निकाल भी ना पाओ। पर एक बात तय है, तुम्हें मैं उसके पास नहीं जाने दे सकता वापस, किसी भी कीमत पर। तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भी नहीं अपनाओगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम वापस उसके पास नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। अद्विक ने कहा तो आकृति उसे देखने लगी। ना जाने क्यों, पर उसे ये बात बुरी नहीं लगी थी। अद्विक ने उसे उसके प्यार के पास भेजने से मना कर दिया था, पर उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बिना कुछ कहे अद्विक की ओर एक निवाला बढ़ा दिया। मैं अब वापस जाना भी नहीं चाहती, उसके अंतर्मन से आवाज़ आई। पर अगले ही पल उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया और अद्विक को खाना खिलाने लगी। आकृति रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और अद्विक दरवाजे पर टेक लगाकर उसे देख रहा था। आज न जाने क्यों आकृति को अद्विक की नज़रों से शर्म आ रही थी। उसने नज़रें खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज़ आई। आकृति का मन खुशी से झूम उठा। वो बच्चों की तरह उछलती हुई बाहर भाग गई। अद्विक भी आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे चला गया। बाहर आके देखा तो आकृति अपने हाथों में बारिश का पानी लेकर उछाल रही थी। तभी उसकी नज़र अद्विक पर गई तो वो दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बारिश में खींच लिया। आकृति अपने दोनों हाथों को खोलकर बारिश में भीगने लगी और अद्विक प्यार से उसे निहारने लगा। बारिश के पानी से आकृति के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। बारिश की बूंदें उसके शरीर से फिसल रही थी। अचानक से बिजली कड़की तो आकृति डर कर अद्विक के सीने से आ लगी। कुछ देर बाद आकृति को होश आया तो वो झेंपती हुई उससे अलग होकर जाने को हुई तो अद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली। आकृति के पूरे बदन में जैसे सिरहन दौड़ गई। अद्विक आगे बढ़कर उसके करीब आया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने उसके बालों को अपने हाथों से आगे की तरफ किया। आकृति उसकी छुअन से सिहर उठी। उसकी आंखें कस के बंद हो गई। अद्विक की नज़र उसके कंधे की तिल पर गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठ उसकी उस तिल पर टिका दिए। आकृति के पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने अपना सिर
पीछे की ओर अद्विक के सीने पर टिका दिया। अद्विक ने उसे अपने कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसकी चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी। अद्विक की नज़रें उसके माथे से होते हुए उसके होंठों पे रुकी, पानी की बूंद पर आकर रुक गई। आकृति के होंठ बारिश की वजह से हल्के से फड़क रहे थे, जो अद्विक को अपने होश खोने पे मजबूर कर रहे थे। अद्विक अपने होश खोकर उसकी ओर झुकने लगा। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। अद्विक थोड़ा और झुका तो आकृति की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई। अद्विक ने रुक कर कुछ पल उसे देखा। उसने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और उसके आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रही थी। उसके फड़फड़ाते होठों को देखकर अद्विक भी कंट्रोल खो रहा था। वो आकृति के चेहरे पे झुका और उसके माथे को चूम कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आकृति की पकड़ भी उस पर मजबूत हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ खूब सारा लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी की अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।